हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स। आपका जो टॉपिक है वो है आपका 5 ईयर्स प्लान्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, सेकंड बुक। सेकंड बुक में आपका जो टॉपिक था, लास्ट जो वीडियो में टॉपिक था आपका, वो था बच्चों लॉन्ग पीरियड्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स प्लानिंग इन इंडिया। लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग की गई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद लंबे समय के लिए और छोटे समय के लिए हमारी इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग करी गई। हमारी इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करी गई। लंबे समय के लिए जो प्लानिंग करी गई वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था, यानी कि जो 5 साल के करीब 5 साल में वो प्लान हमारा पूरा होना था। अगर कोई प्लान बड़ा है तो उसे लॉन्ग टर्म में कहेंगे, और लॉन्ग टर्म को पूरा करने के लिए जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव थे उन्हें पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए। क्या समझे बच्चों? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी इकोनॉमी के अंदर हुई। उसमें सबसे पहला पॉइंट था, लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी हमारी इकोनॉमी की बढ़नी शुरू हो गई, मतलब हमारी जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम हमारी जीडीपी बहुत ही कम थी। मैंने आपको बताया भी था 2 या 3% हमारी जीडीपी थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अब जो हमारी जीडीपी है फिलहाल 8%, वो 25 से 26% के आसपास है। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जीडीपी बहुत ज़्यादा कम थी। तो सुधार करने के लिए बच्चों सबसे पहला पॉइंट है जीडीपी ग्रोथ। सुधार करने के लिए हमें जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। सुधार करने के लिए हमें जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट था बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा पॉइंट था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर बच्चों फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, जब ही हमारी इकोनॉमी डेवलप हो पाएगी। क्लियर है? फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशंस हैं वो ये हैं कि एक तो एबल टू वर्क, काम करने के लायक हो। दूसरा विलिंग टू वर्क, काम करने के लिए इच्छा हो। तीसरा गेटिंग टू वर्क, यानी काम उसे मिल जाए। अगर 3 कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब हमारी इकोनॉमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में आएगी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि जब हमारी इकोनॉमी बच्चों, जब ये तीनों चीज़ हो जाएंगी, फुल एम्प्लॉयमेंट कब होगा? एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क, गेटिंग द वर्क। ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बन जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और समझाई थी, फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में कभी पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बेरोजगारी जीरो है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन हम ये बात केवल और केवल थियोरेटिकल है बच्चों कि फुल एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कारण है उसके पीछे, क्योंकि जो सीजनली वर्कर होंगे जिन्हें मंथली वर्क मिलेगा, या फिर जो एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब पे जाएंगे, उन्हें 10 दिन 20 दिन लग जाएंगे दूसरी जॉब गेट करने में। तो इस तरह का जो वर्क है, एक तो होगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक होगा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जिसका रोजगार कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों इस तरह की समस्या इकोनॉमी के अंदर है। आज आपके बच्चों 3 पॉइंट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी में क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। हमारी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। कैसे होगी इकोनॉमिक ग्रोथ बच्चों? इसमें लिखा है ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पज इन सोसाइटी वेयर रिच बिकम रिचर एंड पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन व्हेन द एसेंशियल ऑफ लाइफ। मतलब क्या है इसका बच्चों कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बच्चों किसके अकॉर्डिंग हो रही है? रिच और पुअर के अकॉर्डिंग हो रही है। यानी कि जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो सारी रिच के लिए है। उनका बेनिफिट भी रिच के लिए है, और जो हमारे पास जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज हैं उनका बेनिफिट पुअर के लिए नहीं है। आज भी पुअर गेट्स पुअर का मतलब क्या होगा बच्चों? गरीब और गरीब हो रहे हैं। कारण है इसके पीछे बच्चों कि गरीब और गरीब होने का कारण ये है कि उन्हें एसेंशियल ऑफ लाइफ, जो उनके लिए जरूरी हैं, जो उनकी लाइफ के लिए जरूरी हैं, वो वस्तुएं भी उन्हें ढंग में नहीं मिल पा रही। तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हम इन प्लानिंग में करेंगे कि किस तरह से हम बैलेंस कर सकें कि रिच कम से कम इतना तो हो जा कि वो अपनी जरूरी जो उसकी ज़रूरतें हैं, लाइफ की जो उसकी ज़रूरतें हैं, उन्हें तो वो कम से कम पूरा कर सके। समस्या क्या है? जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम समस्या ये थी, जो अमीर थे वे तो और अमीर हो रहे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वे तो अपनी लाइफ को लग्जरी लाइफ जी रहे।
लेकिन जो पुअर है बच्चों, अब उस टाइम तक भी असेंशियल ऑफ लाइफ यानी कि जो उनके लिए जरूरत की चीज़ें थी, उनके लिए वो आज भी स्ट्रगल कर रहे थे बच्चों, उनके लिए वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो खैर बहुत कुछ ठीक हो गया, लेकिन इतना ठीक ही नहीं हुआ जो हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, फिलहाल नहीं है पॉसिबल। आगे जाके बेटर टू बेटर होती चली जाएगी, लेकिन उस टाइम और आज भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल। इसमें हम सबसे मेन चीज ये लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्वल। मतलब कि बच्चों जो इसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इक्वल हो जाना चाहिए, जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका इक्वल होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है आपका, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब आपने जो ये वाला टॉपिक पढ़ा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि सोसाइटी के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर चीज़ का, इनकम का भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप आ रहा है बच्चों उसे भी कम किया जाएगा। अगला टॉपिक आपका हुआ है मॉडर्नाइजेशन। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जब करेगी जब हमारी इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन आएगा। हमारी इकोनॉमी ग्रोथ जब करेगी बच्चों जब हमारी इकोनॉमी के अंदर मॉडर्नाइजेशन आएगा। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है, अपडेट एंड एडप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लिखेंगे अपडेट एंड एडप्ट मतलब क्या है बच्चों, अपडेट एंड एडप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी हमें आज मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है उन्हें अपडेट करना और नई नई टेक्नोलॉजी को हमारी इकोनॉमी के अंदर लेके आना। अगर ये काम भी हो गया हमारी इकोनॉमी के अंदर तो हमारी इकोनॉमी फिर भी डेवलप करना स्टार्ट कर देगी। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री है, अभी विकास हो रहा है, अभी पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। क्लियर हो गया। तो बच्चों अब मॉडर्नाइजेशन में हम बताएंगे कि अपडेट एंड एडप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दूसरा, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। जो मॉडर्न एज है वो कौन सी एज है बच्चों, साइंस और इनोवेशन की एज है। किसकी एज है बच्चों, ये साइंस एंड इनोवेशन। इस मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या क्या आएगा, साइंस भी आएगी और इनोवेशंस भी आएंगे, यानी कि नई नई तकनीकी भी आएंगी और साइंस भी आएगी मॉडर्नाइजेशन के अंदर। दूसरा बच्चों, जो प्रोडक्शन है फार्म्स में, जो फार्मिंग जो खेती करते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा सुधार है। वो केवल सुधार किस वजह से है बच्चों, साइंस की वजह से तो सुधार है। आप सभी देखते होंगे कि पहले के मुकाबले पहले हल चलते थे, उसके बाद जो है अब जो है क्या आगे, ट्रैक्टर आगे। तो इट इज़ गिवन बाय आवर साइंस। ये किसने दिया, हमें साइंस ने दिया। अब ट्रैक्टर आ गए, उसके बाद फसल खराब ना उसके लिए बहुत अच्छी जो है कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, खाद है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ किसने दिया, हमें टेक्नोलॉजी ने तो दी। तो फार्म प्रोडक्शन भी इससे बहुत ज़्यादा एक्सेस हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, बेटर हुआ। दूसरा बच्चों, किस तरह से टेक्नोलॉजी ने ग्रीन रिवोल्यूशन लेकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ग्रीन रिवोल्यूशन। किस तरह से टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन हमारी इकोनॉमी के अंदर आया, हरित क्रांति आई। टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी इकोनॉमी के अंदर बच्चों हरित क्रांति आई, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन आया। वो केवल किसकी वजह से आया, मशीन वगैरह की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से आया वो सब चीज़। तो अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो हमारी इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा विकास करेगी, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी हमारे पास आएगी। और सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया ग्रीन रिवोल्यूशन का। ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इसके अंदर ग्रीन रिवोल्यूशन जो आया बच्चों, उसने हमारे आउटपुट के अंदर बहुत अच्छे से बदलाव किया। हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया उसने आउटपुट, जो हमारे प्रोडक्शन करने वाले जो आउटपुट आए, तो उसने बहुत ज़्यादा बदलाव दिया, आउटपुट हमारे बहुत अच्छे हो गए। हरित क्रांति आपने सुना होगा, एक टाइम ऐसा था जब हमारी इकोनॉमी के अंदर हरित क्रांति आई। वो हरित क्रांति का मतलब यही है कि हमारी जो प्रोडक्शन थी पर हेक्टेयर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होनी शुरू हो गई। ये शायद मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी होगा, जब पहला चैप्टर समझाया था कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन है वो 660 किलो एक हेक्टेयर में थी, और अब जो है 3000 कुछ किलो है एक हेक्टेयर में। तो ये क्या है, बिकॉज वी गिव अस फ्रॉम टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें ये सब चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई, टेक्नोलॉजी से प्राप्त हुई बच्चों। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से विकास करेगी। ग्रीन रिवोल्यूशन भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया। अगला है बच्चों उसमें, हाँ और एक अच्छी बात रहेगी बच्चों, कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल विजडम बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, मैं लिख दे रहा यहाँ पे।
कन्वेंशनल विजडम बच्चों, आप अपनी बुक को फॉलो करना। चैप्टर नंबर 2 में ये जो टॉपिक है आपके 5 प्लान्स इन इंडिया, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, इन्हें आप फॉलो करना अपनी नोटबुक के अंदर, सॉरी बुक के अंदर। तो आपको सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। थ्योरी में बोर्ड पे लिखूंगा तो कुछ बेनिफिट नहीं है। थ्योरी की मेन पॉइंट्स अगर मैं लिख के आपको समझा रहा तो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी बुक फॉलो करनी है। साथ साथ जो भी टॉपिक मैंने समझाया उसे पहले आप अपनी बुक से रीड करिए। रीड करने के बाद मेरा टॉपिक समझिए, फिर उसके बाद वीडियो पॉज करके फिर दूसरा टॉपिक पढ़िए, फिर वीडियो से देखिए, तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत बेटर लगेगा। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब सबसे मेन पॉइंट है बच्चों कन्वेंशनल विजडम, शायद ये आपका लास्ट बोर्ड में आया था आई थिंक मेरे हिसाब से। कन्वेंशनल विजडम क्या है? कन्वेंशनल विजडम के अंदर मॉडर्न आउटलुक आया। क्या आया बच्चों? मॉडर्न आउटलुक। कन्वेंशनल विजडम के अंदर आया बच्चों मॉडर्न आउटलुक। अब मॉडर्न आउटलुक क्या है? मॉडर्न आउटलुक है बच्चों कि जिस तरह से आदमी काम करते हैं उसी तरह से औरत भी काम करे, यानी कि आदमी को, औरतों को आदमी की तरह ही ट्रीट किया गया, समानता आदमी की तरह ही की गई। क्या लिखा है बच्चों? आप अपनी बुक में देखना, इसे बोलते हैं एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब है जो पावर मेंस के पास है उसी तरह की पावर औरतों को भी दी गई। तो अगर इस तरह की बात होगी इकोनॉमी के अंदर तो इकोनॉमी विकास करेगी। अगर आप मैन और वुमेन को अंतर ना रखेंगे तो इकोनॉमी तो विकास करेगी, उसकी बात है। तो कहने मतलब ये है कि दे आर आल्सो पार्टिसिपेट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूशन। जो ये है बच्चों कन्वेंशनल विजडम के अंदर जो वुमेन्स है बच्चों वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है किसमें? प्रोडक्शन में। किसमें बच्चों? प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बच्चों, इकोनॉमी और सोशल ग्रोथ होगी। क्या समझे? अगर हमारी प्रोडक्शन होगी सही तरह से तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी बच्चों और सोशल ग्रोथ होगी। इज दैट क्लियर? अगला टॉपिक है बच्चों आपका सेल्फ सफिशिएंसी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो में आपके केवल 2 टॉपिक मैंने समझाया। इकोनॉमिक ग्रोथ में मैंने आपको ये समझाया कि हमारी जो रिच है वो रिच होते जा रहे और पुअर है पुअर होते जा रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गलत है। इकोनॉमी के अंदर अगर समानता आएगी, रिच और पुअर का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, तभी जाके हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर बहुत खास ध्यान दिया गया 5 प्लान में बच्चों, इसके ऊपर बहुत खास तरह से ध्यान दिया गया। अगला बच्चों मॉडर्नाइजेशन में क्या है बच्चों? आधुनिकरण है। आधुनिकरण का मतलब हो गया कि मतलब जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी कमी है वहाँ पे टेक्नोलॉजी लाई गई। टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी लाई गई बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आने के बाद एक टाइम पे नाम पड़ा ग्रीन रिवोल्यूशन आई, यानी कि हरित क्रांति आई। हर जगह हरियाली है। 1 हेक्टेयर में अगर जो है 660 किलो गेहूँ उगते थे तो अब 1 हेक्टेयर में 3000 कुछ गेहूँ उग रहे हैं। तो ये सब कारण किसका है बच्चों? टेक्नोलॉजी का है। इसके बाद है बच्चों कन्वेंशनल विजडम में सिंपली ये बताया गया कि जो औरत है औरतों को आदमी की तरह ट्रीट किया गया, यानी कि औरत भी प्रोडक्शन और कंट्रीब्यूशन में सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ में हिस्सा ले सकें। कोई दिक्कत हो बच्चों मुझे कमेंट करना, डाउट सेशन में डाउट पूछना। नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका लास्ट टॉपिक समझाऊंगा सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है, और आगे की बात बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।